सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। दिस साउंड कुमार राठौर और आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है उसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स, मतलब डेफिनेशंस, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और अगली वाली जो हम लेक्चर बनाऊंगा उसमें हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बिना कोई देर किए हुए हम चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन, ये हमारा जो टाइटल दिया हुआ है हमारे लेसन का कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले सभी अच्छे देख सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर लगने वाले एक बल का अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है कि किसी आवेश, मान लीजिए एक चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक चार्ज है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा आवेश, मतलब इसी में एक और कोई दूसरा चार्ज आ जाए जिसके तो क्या है हमारा कि किसी आवेश के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर लगने वाले एक बल का अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर लगने वाले एक बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है हमारी, आप मेरे साथ साथ दोहराइए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर लगने वाले एक बल का अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हमारी आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होती है वो भी पढ़ेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र, अगला हेडिंग डालेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, एक मिनट में पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत क्षेत्र की मतलब लगने वाले बल को इसके लिए ऐसे मत बनाइए, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, जो बल लगता है वो क्या होता है हमारा, मतलब जो बल लगता है हमें वो भी पता होना चाहिए कि एकांक परीक्षण आवेश को, मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आप इतनी शॉर्ट फॉर्म केवल एक लाइन की परिभाषा आती है, ज्यादा लंबी नहीं, कि एकांक परीक्षण आवेश
पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ई बराबर में एफ अपॉन क्यू। ठीक है, क्या होता है हमारा ई बराबर में एफ अपॉन क्यू। तो इसका जो यूनिट होगी मात्रक, यूनिट है मात्रक, वो है न्यूटन प्रति कूलाम। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। आप यहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि यह एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन आप निकाल ही लेंगे। डायमेंशन मतलब बिमा। एफ की होती है मतलब एम एल टी माइनस 2 और क्यू की आई टी, यानी कि एम एल टी माइनस 2 और ए माइनस 1 टी माइनस 1। टी की पावर माइनस की 3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, टी की पावर माइनस की 1 हम इधर ही ले आएंगे इसमें। एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अभी एक नोट लगा के हमें एक चीज लिखेंगे, नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, नोट। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव दूर की ओर तथा ऋण आवेश के कारण बेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पास की ओर होती है, पास की ओर होती है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखना है। इसी से हमारे जो डेरिवेशन होंगे वो होंगे। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर हमारा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। अगला टॉपिक हम लेंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ, अगला हेडिंग डाल लीजिए अपने लोग कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो कुचालक पदार्थ मतलब विद्युत रोधी जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उन्हें ही हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थों के लिए के का मान होता है वो जो होता है हमारा 6। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सिंपली है इसकी डेफिनेशन कि कुचालक पदार्थों को ही
इनके लिए ऐसे लिख लीजिए विद्युत रोधी, ठीक है, आपको याद रहेगा। कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण, मोम, अभ्रक, ठीक है, आदि हो जाएंगे। वैसे और भी होते हैं एक दो, लेकिन आपको ज्यादा याद करने की बात नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए आप कागज, आदि, ठीक है। अब परावैद्युत पदार्थ के बाद आता है हमारा परावैद्युतांक, तो यहाँ पर आ जाए नीचे, यहीं पर लिख देते हैं परावैद्युतांक। अगला हेडिंग पड़ेगा हमारा परावैद्युतांक, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय के, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है के बराबर में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के बराबर में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, के बराबर में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके फॉर्मूले से ही हम बनाएंगे, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कूलाम्स लॉ में कि ये है हमारी परावैद्युत की वैद्युतशीलता और ये है हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो परावैद्युत की वैद्युतशीलता था निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी कि परावैद्युत की वैद्युतशीलता की परावैद्युत की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं वो तो पता ही है आपको। इसे कैसे व्यक्त करते हैं, इसे कैसे व्यक्त करते हैं, और यूनिट इसकी नो यूनिट, ठीक है। वो हमारी इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग इतना ही नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आपने नोट कर लिया, एक नोट ही लगा के एक बात हम और लिखेंगे अभी परावैद्युतांक के लिए। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आप लोग कि परावैद्युतांक मतलब के का मान कितना कितना होता है। वायु के लिए एक्चुअली के का मान जो होता है हमारा, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। और धातुओं के लिए होता है हमारा के का मान इनफाइनाइट, के की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। और परावैद्युत पदार्थों के लिए एक से अधिक मतलब एक से कम होती है। परावैद्युत पदार्थों के लिए के की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है एक से ज्यादा, एक से अधिक, ठीक है। तो ये आपको नोट करके याद रख लेना है। ये हमारा क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा जैसे उसमें बताएगा हमें कि निर्वात है या धातु की दे रखा है या परावैद्युत पदार्थ है, तो उसके लिए आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है।
तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम सिंपली याद रखेंगे अपना कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है हमारा, वो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है तथा इनके बीच की दूरी जो होती है वो अल्पतम होती है, मतलब कम होती है। तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर या विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव और इसके बीच की दूरी अल्पतम होती है, और इसके बीच की दूरी अल्पतम होती है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है तथा इनके बीच की दूरी जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि अल्पतम होती है, ठीक है। तो हम इसे ऐसी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, HCl, KCl एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। नीचे तो आ नहीं पाएगा, उसका जो फॉर्मूला है वो भी आएगा। तो हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव पहले से हम बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव होता कैसा? तो वैद्युत द्विध्रुव होता है हमारा इस टाइप का, ठीक है। इसकी ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है हमारी 2L, ठीक है। पूरी होती है हमारी 2L। मान लीजिए -Q है यहाँ पर आवेश, और ये +Q, ये है A, ये है B, ठीक है। ये जो होता है वो होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको बिल्कुल इस डायग्राम से ही याद करना है, ठीक है। कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की, किसी एक, या तो ये या तो ये, किसी एक आवेश की मात्राओं के, किसी एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे हम, डेफिनेशन अच्छी लगे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन दोनों
आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, एक ही बात है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा P बराबर में Q इंटू 2L। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसे ऐसे भी लिख लेते हैं लोग, P बराबर 2QL। लेकिन जो 2L है हमारी इतनी डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, ये जो है हमारी डिस्टेंस ही है इनके दो चार्जेस के बीच की। ठीक है, और इसकी जो यूनिट आती है वो आती है हमारी कूलम इंटू मीटर। ठीक है, और डायमेंशन क्योंकि होगी हमारी 80 और ये तो डिस्टेंस है तो इसकी होगी L, यानी कि ATL। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी डायमेंशन। नोट कर लीजिए आप लोग इतना, फिर आगे चलते हैं। और इसकी अगर कोई दिशा पूछे हैं आपसे तो आपको वो भी लिख लेनी है। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। ठीक है, ये होती है हमारी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी ये जो हो गया हमारा वैद्युत ध्रुव का गुण, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर हमारे लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, उसके बाद नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, जिससे टाइम भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आप रिकॉर्डेड दे रख रहे हैं, लाइव तो देख नहीं रहे हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश। ठीक है, तो मूल आवेश हमारा क्या होता है कि किसी भी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम आवेश जिसे ग्रहण करके वह वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश या इकाई आवेश कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर और लिख लीजिए, इसे इकाई आवेश भी कहते हैं। ठीक है, इकाई आवेश, मूल आवेश या इकाई आवेश। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको बताई डेफिनेशन कि किसी भी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम आवेश जिसे ग्रहण करके वह वस्तु आवेशित हो जाती है तो इसे मूल आवेश या इकाई आवेश कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि किसी भी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम आवेश जिसे ग्रहण करके वह वस्तु
आवेशित हो जाती है उसे मूल आवेश कहते हैं। उसे मूल आवेश या इकाई आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश कहते हैं, मूल आवेश या इकाई आवेश कहते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे ई से व्यक्त करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका मान प्लस माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। ठीक है, तो वहां पे नोट कर लीजिए, मूल आवेश की डेफिनेशन थी ये। और हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे बस, उसके बाद हम अपनी क्लास एंड कर देंगे। नोट कर लिया होगा आपने, सही है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वांटीकरण या परमाणुकता। ठीक है, क्वांटीकरण या परमाणुकता। क्वांटीकरण, क्वांटीकरण या परमाणुकता। तो अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कि क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है। ठीक है, पानी पीने, बहुत देर से गला सूख रहा है। तो क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है कि किसी भी आवेश पर या किसी भी वस्तु, मतलब किसी भी वस्तु पर मूल आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश की मात्रा के बराबर या उसकी पूर्ण गुणज होती है, लेकिन इसके जो है वो बीच में नहीं होती है। ठीक है, इसके जो है वो बीच में नहीं होती है। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के बराबर या इसकी पूर्ण गुणज होती है, लेकिन इसके बीच में नहीं होती है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के बराबर या इसकी पूर्ण गुणज होती है, लेकिन इसके बीच में नहीं। ठीक है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो बस एक डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के बराबर, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के बराबर या इसकी पूर्ण गुणज होती है, लेकिन इसके बीच में नहीं, लेकिन इसके बीच में नहीं। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही
क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी सबसे पहले आपके पास बेल आइकन जाएगी। ठीक है। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सतत आवेश वितरण और कुछ डेरिवेशंस करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, नहीं लोग मतलब देखते भी नहीं है, उसके लिए इग्नोर मार देते हैं। तो आपके लिए जो है वो छोटी छोटी 30-30 मिनट के लिए वो वीडियो होंगी, जिसमें मैं आपके लिए सारा चैप्टर कवर करवा दूंगा आपका। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।